नमस्ते मित्रों, आप सभी का इंदौरी चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इंदौरी चर्चा लेकर मैं आई हूँ इंदौर से, माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से सुषमा व्यास राजनिधि। पुनः आप सब इंदौरी चर्चा में आमंत्रित हैं। आइए, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुषमा दुबे जी आ गई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुषमा जी, मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? कृपया मुझे एक बार बता दीजिएगा। इंदौरी चर्चा, जी हाँ मित्रों, इंदौर के और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के लेखकों की रचनाओं से और उनसे मैं आपका परिचय कराती हूँ और उनकी रचनाओं को पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि वे क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। जी बिल्कुल शिशिर भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। सुषमा दुबे जी, हाँ मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने पुनः लेकर आ रही हूँ इंदौरी चर्चा, और उसमें एक महत्वपूर्ण लेखक की रचनाएं। जी हाँ मित्रों, इंदौर के एक ऐसे व्यक्तित्व से आप परिचित होंगे जिन्होंने अपनी सरलता और विनम्रता के लिए, जो इंदौर ही नहीं बल्कि सब दूर सुप्रसिद्ध हैं। विनम्रता के साथ ही वे सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, सबकी फिक्र करते हैं और साहित्य में सबको प्रोत्साहित करते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनमें एक गुण और है, कभी किसी की वो बुराई नहीं करते। अपन करो तो कह देते अरे छोड़ो दीदी, कुछ और बात करो। किसी से कभी कुछ भी कठोर कटु नहीं कहते। उन्होंने कभी किसी को कड़वे शब्द नहीं किए। और एक अच्छा इंसान होना ही एक अच्छा लेखक होना भी होता है, और इसीलिए वो एक बहुत बेहतरीन लेखक भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे इंदौर के सुप्रसिद्ध और सबके परिचित मुकेश तिवारी जी। जी हाँ, जिन्हें हम इंदौर वासी और आसपास सभी लोग जो उन्हें पहचानते हैं मुकेश भैया कहते हैं। जी हाँ, आज हम उन्हीं की रचनाओं से परिचित होंगे। तो आइए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और चलिए हम मुकेश भैया की रचनाओं से परिचित होते हैं। उनकी 2 लघु कथा संग्रह निकले हैं, और एक लघु कथा संग्रह उनका है आम के पत्ते। आम के पत्ते। और उनका एक और लघु कथा संग्रह है प्रथम पुष्प। और बहुत प्रसिद्ध है उनकी लघु कथाएं, और इन्हीं लघु कथाओं का आज मैं पाठ करूंगी। तो आइए हम मुकेश भैया के लघु कथाओं का पाठ करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मुकेश भैया का परिचय। उनके पिता का नाम स्वर्गीय डॉक्टर SN तिवारी, माता जी श्रीमती आत्मा तिवारी। उनका जन्म स्थान इंदौर है। वाणिज्य में वे स्नातक हैं और पेशे से पत्रकार और लेखक हैं। करीब 3 दशक से लगातार वे लेखन कर रहे हैं। स्कूल जीवन से उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की है। कॉलेज की वार्षिक पत्रिका में वे संपादन टीम का हमेशा हिस्सा रहे हैं। समाचार पत्रों में पत्र से लेकर अनेक लेख, आलेख और अब तक लघु कथाओं का उन्होंने लेखन किया है। YouTube चैनल से भी उनकी लघु कथाओं का प्रसारण होता रहता है। दैनिक जागरण, नई दुनिया पत्रिका, राज एक्सप्रेस, प्रभात किरण, दैनिक स्वदेश,
समाचार पत्र इंदौर में विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। नई दुनिया इंदौर में वे वरिष्ठ संवाददाता रहे हैं, पत्रिका में वरिष्ठ सह संपादक रहे हैं, राज एक्सप्रेस में समाचार संपादक रहे हैं, दैनिक जागरण में मुख्य संवाददाता रहे हैं और दैनिक स्वदेश और प्रभात किरण में भी उन्होंने संवाददाता के रूप में कार्य किया है। नई दुनिया उज्जैन के प्रमुख और वेब पोर्टल घमासान.com में भी वह संपादक के रूप में उन्होंने काम किया है। विचार प्रवाह साहित्य मंच इंदौर के संयोजक और अध्यक्ष का दायित्व उन्होंने संभाला है। उनकी उपलब्धियां हैं, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार स्मृति रिपोर्टिंग स्पर्धा में उन्हें पुरस्कार मिला है। संस्था मातृभूमि इंदौर द्वारा श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए सम्मान प्राप्त है। महाबजरभट्टू सम्मान प्राप्त है। परशुराम महासभा इंदौर द्वारा सम्मानित है। नेशनल यूथ सोशल अकादमी इंदौर द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। गणेश विसर्जन चल समारोह की विशिष्ट रिपोर्टिंग के लिए विश्व हिंदू परिषद इंदौर द्वारा वे सम्मानित रहे हैं। इंदौर संभाग पुस्तकालय संघ द्वारा लघु कथा संग्रह प्रथम पुष्प के प्रकाशन पर विश्व पुस्तक दिवस पर भी वे सम्मानित हो चुके हैं। और इसके साथ ही उनके द्वारा जब सबसे पहले ये खबर दी गई थी, इंदौर के बालक मनोज चौहान को उनकी खबर से ही राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया था। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं। और जो है हमारे मुकेश भैया की, ये मैंने उपलब्धियां आपको बताई है मुकेश तिवारी जी की। फिलहाल वे विचार प्रवाह साहित्य मंच के अध्यक्ष के रूप में और इंदौर में प्रेस क्लब में कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और बड़ी ही सफलता और के साथ वे अपना कार्य कर रहे हैं। तो आइए ऐसे हमारे मुकेश भैया की रचनाओं से हम परिचित होते हैं। लघु कथा के क्षेत्र में उनका काफ़ी नाम है। उनकी लघु कथाएं बहुत जगह प्रकाशित होती रहती हैं और लघु कथा का वे सम्मेलन भी विचार प्रवाह में राष्ट्रीय सम्मेलन हर साल करवाते हैं और सभी को मौका देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, नए लेखकों को आगे बढ़ाते हैं और यही उनकी विशेषता है। लघु कथा एक ऐसी विधा जो साहित्य के पन्नों से निकलकर अब आम जन का हिस्सा बन गई है, जिसे युवा पाठक जो लघु कथा को छोटी कहानी कम समय में खत्म होने वाली कहते हैं और ज़ेन जी जिसे शॉर्ट स्टोरी कहकर पुकारते हैं। लेखक के दिल दिमाग में उमड़ती घुमड़ती शब्द और भावों से निकलती, कथ्य और शैली से गुजरती, छोटे आकार में वृहद रूप धारण करती लघु कथा ने जल्द ही साहित्य समाज में अपना खास स्थान बना लिया है। मनपसंद विधा के रूप में उभरी है लघु कथा। तो आइए हम ऐसी ही लघु कथा से परिचित होते हैं। मैं उनकी दोनों ही किताबों में मुझे लघु कथाएं बहुत पसंद आई थी, तो मैं प्रथम पुष्प से कुछ लघु कथाएं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और आम के पत्ते से भी कुछ लघु कथाएं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो आइए प्रथम पुष्प से हम चलते हैं। पहली लघु कथा, रोशनी। दीपावली की शाम ढल चुकी है। उसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी, माफ़ करना। उनकी लघु कथाओं के बारे में कुछ कहा गया है और उनकी लघु कथाओं के बारे में उनके मार्गदर्शक डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित, जिनको कि वे बहुत मानते हैं, उन्होंने कुछ कहा था। वर्तमान लघु कथा संसार के चर्चित रचनाकार श्री मुकेश तिवारी की प्रस्तुत लघु कथाएं सर्वथा प्रासंगिक, संवेदनात्मक और स्वदेशी है। इसमें रचनाकार के सहज व्यक्तित्व की झलक देखी जा सकती है, जबकि वह परोक्ष में है और कथा चरित्र सम्मुख उपस्थित रहते हैं। कथ्य की दृष्टि से अधिकांश लघु कथाएं पारिवारिक स्नेह संबंधों को दर्शाती है, जहाँ श्रद्धा, सम्मान, प्रेम, विश्वास, त्याग जैसे मानवीय मूल्यों से कथ्य की संघटना की गई है। बाल सुलभ मनोवृत्तियों का दिग्दर्शन होता है।
साथ ही सामंजस्य और समायोजना के सूत्र बुने हुए हैं। यह आदरणीय मिथिलेश दीक्षित जी मुकेश तिवारी जी की लघु कथाओं के बारे में कह रही हैं। इसी तरह वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा दुबे जी ने भी कहा है, अपने आसपास से होकर गुजरने वाली छोटी छोटी घटनाएं जो आम आदमी आसानी से महसूस नहीं कर सकता, उस मर्म को मुकेश जी न केवल महसूस करते हैं वरन उन्हें तुरंत शब्दों में ढालकर लघु कथा का रूप देने में भी उन्हें वरदहस्त प्राप्त है। तो हम यह जो कुछ भी कहा गया है वो हम इनके लघु कथाओं में देखेंगे। इसी तरह वरिष्ठ साहित्यकार देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी भी बोलते हैं कि उनकी लघु कथाएं दिल को छूने की क्षमता रखती हैं, जो कल्पनाओं पर आधारित न होकर सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। मुकेश तिवारी जी की लघु कथाओं में सभी तत्व नजर आते हैं। वे जब लिखते हैं तब घटनाक्रम में डूब जाते हैं, संपूर्ण संवेदना के साथ दिल से निकली आवाज को कलमबद्ध करते हैं। तो यह उनकी लघु कथाओं के बारे में जो है वरिष्ठ साहित्यकारों ने जो कहा है वो मैंने आपको बताई है। चलिए अब हम उनकी लघु कथा प्रारंभ करते हैं। रोशनी। दीपावली की शाम ढल चुकी है। सबके घर रोशनी से नहाए नजर आने लगे हैं। इलेक्ट्रिक का काम करने वाले प्रकाश का घर में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। विधवा माँ ना जाने कितनी बार बेटी दीपमाला से कह चुकी है, लगा उसको फोन और लेट हो रहा है तो अपन ही घर पर लाइट लगा दें। रोशनी का त्योहार पर अंधेरा अच्छा नहीं लगता। आखिरकार प्रकाश आ ही जाता है। माँ उस पर खूब बरसती है। वह चुपचाप सब सुनता है, फिर जेब से निकालकर माँ को नोट की गड्डी थमाता है। कहता है, इस बार दिवाली का सीजन अच्छा रहा, अब आपकी आंखों के ऑपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर ने कहा है कम होती रोशनी फिर बढ़ जाएगी। माँ खामोशी से बेटे को एकटक निहारती है। तभी दीपमाला चिल्लाती है, भैया अब तो लाइट लगा दो। प्रकाश तुरंत घर को रोशन करने में जुट जाता है। बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण लघु कथा है और वाकई हमारे घर जो लाइट लगाने आते हैं हर साल, तो हम कभी सोचते हैं क्या उनके बारे में कि उनकी भी कुछ समस्याएं रहती होगी या वो इतनी देर तक हमारे घर काम क्यों करते रहते हैं। तो यह मतलब दिल को छूने वाली लघु कथा, प्रथम लघु कथा ही इतनी खूबसूरत है। एक और लघु कथा की ओर चल रहे हैं। नाता। संजय आज सब्जी मंडी से बहुत उदास घर लौटा है। उसकी थैली भी खाली है। पत्नी 2 बार पूछ चुकी है, सब्जी लेने गए थे, बिना लाए कैसे लौट आए? कोई जवाब नहीं देता है। पत्नी पास जाकर झल्लाते हुए पूछती है, क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? संजय भरे हुए गले से जवाब देता है, अरे वो दादा नहीं रहे। कौन दादा? वही जिनसे मैं रोज सब्जी लिया करता था। पत्नी बड़बड़ाई, तो क्या दूसरे किसी सब्जी वाले से सब्जी ले आते? मंडी बंद थोड़ी हो गई होगी। संजय कुछ देर खामोश रहा, फिर यह कहकर वहां से उठा, हाँ सब्जी तो मिल रही थी, आगे भी मिल जाएगी, पर वह दादा जैसा पूरा तोल और मीठा बोल वाला शायद ही कोई दूसरा इंसान अब सब्जी मंडी में कभी मिले। और सही बात है, इंसान का व्यवहार ही जो है हमेशा याद आता है। भले ही इंसान चले जाए, हम हमेशा व्यवहार को ही याद रखते हैं। तो बहुत ही यह भी बहुत बढ़िया लघु कथा है। एक और लघु कथा मुझे बहुत पसंद आई, मैं उसे भी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके पहले मैं ये कहूँगी कि मैं कुछ 2 शनिवार आपसे नहीं मुलाकात कर पाई क्योंकि मैं बाहर थी, और जब लौटी तो मैंने जो है पहले ही सोच लिया था कि मैं जो है आदरणीय मुकेश भैया की लघु कथाएँ जो है प्रस्तुत करूँगी सबके सामने। और मैं अपने घर पर भी नहीं हूँ, बाहर हूँ, अपनी बेटी के यहाँ हूँ, लेकिन मुझ में उत्सुकता थी इन लघु कथाओं को पढ़ने की, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। धनतेरस, यह एक और लघु कथा, और ये मुझे बहुत पसंद आई। ये लघु कथा मेरे
हृदय के पास है, दिल को छू गई थी ये। राकेश के पास आज बंगला है, गाड़ी है और खूब सारा पैसा भी। धनतेरस पर वह शुभ मुहूर्त में एक और कार खरीदने जा रहा है, पर पुराने हो चुके स्कूटर को लेकर उसका मोह अब भी खत्म नहीं हुआ है। नई कार लेने जाने से पहले अपने स्कूटर को खुद ही धो रहा है। बच्चे यह कहकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या पापा आज भी स्कूटर धो रहे हो? पत्नी सुनीता बच्चों को डांट रही है। वह जानती है इस पुराने स्कूटर से राकेश और उसका कितना भावुक नाता है। साइकिल के बाद यह स्कूटर कितनी मुश्किल से धनतेरस के दिन ही किश्तों में खरीदा गया था। किश्तें चुकाने में भी कितनी दिक्कत आई थी, और फिर इस स्कूटर से जवानी के दिनों की खूबसूरत यादें भी तो जुड़ी है। दोनों ने इस पर खूब सवारी की है। स्कूटर धोने के बाद राकेश कहता है, नई कार लेने आज इसी से चलेंगे। बच्चे फिर हंसते हैं और सुनीता बिना देर किए स्कूटर पर सवार होने को तैयार हो जाती है। कितनी सुंदर लघु कथा है। और सच कहूँ तो मुझे अपने दिन याद आ गए जब पहली बार स्कूटर मेरे यहाँ व्यास जी ने खरीदा था, और हमने मतलब हमारे यहाँ भी कार आने के बाद बरसों उसको संभाल कर रखा था व्यास जी ने, और जब तक कि वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो गया कि बिल्कुल टूट फूट गया, जब तक हम उससे बड़े सहेजते रहे। तो जब मैंने ये लघु कथा पढ़ी तो मेरी आंख में आंसू आ गए कि वाकई में हमारी कितनी यादें जुड़ी रहती है। हम मतलब बड़ी मुश्किल से उस स्कूटर को मतलब जब वो टूट फूट गया तो उसे दे पाए थे। तो ये एक ऐसी लघु कथा है जो शायद हम जैसी पीढ़ी ने जो मतलब चीज़ें खरीदी। आज भी हमारे घर में एक पंखा है जो व्यास जी की पहली तनख्वाह से आया था, और आज भी हमने उसे सहेज कर रखा है, वो घूमने वाला पंखा जो है तो टेबल फैन जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारे पास आज भी है। तो मुझे मतलब मैं ही नहीं, शायद जो पढ़ेंगे उन्हें भी ये सब चीज़ें याद आ जाएगी और वो भावुक हो जाएंगे। तो कितनी बारीकी से उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा है। मतलब हमने ये सब कुछ भोगा है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आया होगा कि हम ऐसी कोई लघु कथा लिखें। एक और लघु कथा, खर्च, ये भी बहुत अच्छी लघु कथा है, और जो आज के मतलब जो पीढ़ी की जो पीड़ा है, जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी की, वह बताई गई है। रामलाल जी को गुजरे 3 साल होने को आए। खर्च, पत्नी, 3 बेटे, 1 बेटी और नाती पोतों से भरा पूरा परिवार पीछे छोड़ कर गए हैं। सरकारी अधिकारी थे, इसलिए काफी संपत्ति और रुपया भी विरासत में छोड़ा है उन्होंने। पत्नी को पेंशन मिल रही है। तीनों बेटों के पास बेहतर रोजगार और कमाई है। घर में आंतरिक बंटवारा हो चुका है। छत एक है, पर चूल्हा चौका और बहुत सारी व्यवस्थाएं अलग अलग। आज पार्वती देवी ने तीनों बेटे बहू को बहुत दिनों बाद एक साथ बैठाया है। रामलाल जी का पहला श्राद्ध जो करना है। चर्चा कितने लोगों को बुलाना है, क्या खाना बनवाना है, कितना खर्च आना है, इस पर हो रही है। पहले आमंत्रितों की लिस्ट 500 तक पहुंच गई थी, अब घटकर 300 पर आ गई है। मजली बहू इसमें कम से कम 50 और अधिकतम 100 की छटनी की पक्षधर है। बड़ी बहू की यूं तो उससे कम पटरी बैठती है, पर आज वह इस मामले में उसके साथ खड़ी है। छोटी बहू यह रट लगाए हुए है कि ससुर जी तो खुद मृत्यु भोज और श्राद्ध भोज के विरोधी थे, केवल ब्राह्मण भोज ही करा दो। इतनी फिजूल खर्ची की जरूरत क्या है? खाने में पहले मिठाई और 2 नमकीन सहित 10 आइटम बनना तय हुआ था। छोटे लड़के की आपत्ति के बाद यह संख्या घटकर 7 पर आ गई है। तर्क दिया गया है कि बस यही बनना चाहिए जो पापा को पसंद था। लिस्ट और मेन्यू के साथ बार बार खर्च का आकार भी घट रहा है। खर्च के नाम पर सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। बड़े बेटे ने काफी जद्दोजहद के बाद तैयार की आमंत्रितों की सूची और अनुमानित खर्च का ब्यौरा कागज पर लिखकर मां की ओर धीरे से बढ़ा दिया।
इससे बाकी 2 बेटे और तीनों बहुएं मन ही मन खुश है। वह चाहते हैं मम्मी यह खर्चा उठा ले तो बहुत अच्छा। पार्वती देवी कभी लिस्ट खर्च की ओर देखती है तो कभी बहू बेटों की तरफ। उनकी खामोशी कुछ देर को खलबली मचा देती है। आखिर में वह यह कहती हुई अपने कमरे में चली जाती है, खर्च की चिंता तुम मत करो, अच्छे से उनका श्राद्ध हो जाए बस। बहुत कमाकर छोड़कर गए हैं तुम्हारे पापा। अब स्थिति बदली हुई है। तीनों बेटा बहू आमंत्रितों की सूची में और नाम जोड़ने में जुटे हैं। खाने के आइटम संख्या 10 को भी पार कर गई है। उधर पार्वती देवी अपने कमरे में आंसू पोंछती यह सोच रही है, मरने के बाद मेरा श्राद्ध यह करेंगे क्या। मार्मिक है और वाकई आज का जो समय है और जो बच्चे सोच रहे हैं उस हिसाब से ये लघु कथा है और इसमें बिल्कुल सत्यता, कटु सत्य का हमें परिचय होता है। तो एक लघु कथा और है इसमें, पुल। व्यवहारिक सच्चाई और समाज की सच्चाई को बताती हुई ये लघु कथा है। अलग अलग तरह की लघु कथाएं लिखी है और अलग अलग भावों के साथ लिखी है। बहुत अच्छी लघु कथाएं हैं। शहर के मध्य क्षेत्र के बरसों पुराने पुल की नींव क्या हिली, सब हिले हुए हैं। सबसे ज्यादा हिला है पुल के पास दुकान लेकर बैठा अशोक। वह जानता है पुल के बंद होने और टूटकर नया बनने का असर उस पर किस कदर पड़ने वाला है। वह कभी खामोश पुल की तरफ देखता है, कभी दुकान में पसरे सन्नाटे की तरफ। उसकी नज़र अखबार में पुल को लेकर आ रही नित नई खबरों पर ही भी है। यह पढ़कर कि बहुत तेजी से बना तो पुल तैयार होने में 6 महीने लगेंगे, सोच रहा है 4-6 दिन में यह हाल है तो 6 महीने में क्या होगा। अधिकारी यातायात का प्लान बनाने में जुटे हैं और अशोक के मन में नई दुकान का प्लान आकार लेने लगा है। उसकी चिंता यह भी है कि पुल के साथ दुकान नहीं, एक पुरातन पेढ़ी टूट जाएगी, बंधा हुआ व्यवहार टूटेगा। रोज पुल से गुजरकर ऑफिस जाने वाले मिश्रा जी से जो नमस्कार हो जाती थी बंद हो जाएगी। वो मंडी वाले शर्मा जी बिना दुकान पर आए और चाय पिए आगे नहीं बढ़ते थे, उनका क्या होगा। उसकी इस उदेड़ बुन को भांपकर पास ही की दुकान पर बैठे काका जी रतनलाल कहते हैं, बेटा पुल सिर्फ 2 क्षेत्र या रास्ते नहीं, व्यापार, व्यवहार और रिश्ता भी जोड़े रहता है। यह टूटेगा तो बहुत कुछ टूट और बिखर जाएगा, बहुत कुछ टूट और बिखर जाएगा। आखिरी की लाइनें आप देखिए, मतलब हर लघु कथा में आपको आपके हृदय को छूती है और लघु कथाएं ऐसी ही होनी चाहिए। आप जो ये लघु कथाएं देख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, तो इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हमें लघु कथाएं कैसे लिखनी चाहिए। चूँकि वे एक पत्रकार रहे हैं और तो उनका एक सोच का दायरा भी बहुत बड़ा है और सालों से इतने प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में उन्होंने संवाददाता से लेके संपादक से लेके वरिष्ठ भूमिका निभाई है। तो उनका सोच का दायरा हम लोगों से कहीं अलग है, बहुत विशाल भी है और उसको इतने सुंदर शब्दों में ढालना ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी वाकई लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं और इससे जो अगर लघु कथाकार सुन रहे हैं तो वह समझे, इससे सीख ले कि उन्हें कैसे लिखना चाहिए। अब हम जो है उनकी जो दूसरी लघु कथा संग्रह आम के पत्ते, इसमें से मैं आपको लघु कथाएं पढ़कर सुनाऊंगी। हम पहली ही लघु कथा उनके आम के पत्ते लेंगे। त्योहार का दिन था और बाजार में भारी भीड़ थी। मिठाई की दुकान पर लोग ऐसे टूट पड़ रहे थे मानो मुफ्त मिल रही हो। अपनी बारी आने का मैंने देर तक इंतजार किया। बारी आई तो आधा किलो मिठाई का पैकेट थमाते हुए दुकानदार ने 100 के 2 नोट गिन लिए। वह फौरन दूसरे ग्राहकों से मुखातिब हो गया। फिर फल वाले के पास पहुंचा। उसने भी तय भाव पर फल तोले और 100 रुपए लेकर थैली थमा दी। घर की ओर लौटने को हुआ तो याद आया पत्नी ने आम के पत्ते भी लाने को कहा था।
तभी नजर कोने में बैठी महिला और बच्ची पर गई। वह आम के पत्ते बेच रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले महिला का स्वर गूंजा, ले लो बाबूजी, केवल 10 रुपए में तो है। इस बीच उसकी बच्ची ने मेरे हाथों में आम के पत्तों की लड़ी थपा दी। जब मैंने 10 रुपए का सिक्का दिया तो उस मासूम के चेहरे पर बहुत सारी खुशी थी और आंखें मानो कह रही थी शुक्रिया। ये जो लघु कथा है ये हमें ये सिखाते कि फुटपाथ पर जो बैठते हैं बेचने वाले, दिवाली पर भी रहते हैं, दशहरे पर भी रहते हैं और भी त्योहारों पर रहते हैं, तो वो मतलब उनसे अगर आप कोई चीज़ खरीद लो तो उन्हें कितनी खुशी होती है। तो हमें ये करना चाहिए ये कि है ना, हम बड़े बड़े मॉल में चले जाते हैं लेकिन हम उनसे कुछ नहीं लेते, उनकी बनी हुई चीज़ ज़रूर हमें खरीदना चाहिए। ना समझ। एक और लघु कथा देखिए, लघु कथा छोटी छोटी और दिल को कितना छू रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने खूब बड़े बड़े अक्षर लिख दिए हैं, खूब भारी अक्षरों से या खूब कठिन अक्षरों से आप शब्दों से आपको परिचित करा रहे हैं, लेकिन सरल सहज जैसे वो खुद है वैसे ही सहज सरल भाषा में उन्होंने हृदय को छूने वाली लघु कथाएं लिखी। ना समझ। सच बोलने की आदत है उसे। मम्मी पापा भी खुश हैं। दादी तो दिन में 20 बार गर्व से कहती है, मेरा पोता कभी झूठ नहीं बोलता। ये क्या, सच बोलने की उसकी आदत आज अचानक मम्मी पापा क्या दादी को भी नागवार गुजरी है। वह घर आए एक नजदीकी रिश्तेदार के सामने सच बोल बैठा है, एकदम कड़वा वाला सच। मम्मी पापा और दादी अजीब सी हंसी हंसते हुए उसे नासमझ सिद्ध करने पर तुले हैं। घर आए रिश्तेदार समझ गए हैं मासूम बच्चे ने सच बोल दिया है। रिश्तेदार के जाते ही सच बोलने वाले उस नासमझ बच्चे को समझदार बनाने की कवायद घर में शुरू हो गई है। ये अक्सर होता है, हमने देखा है। और फिर मेहमानों के जाने के बाद सिखाया भी जाता है बच्चों को, यानी बच्चों को आप झूठ बोलना और गलत बोलना सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये। तो इनडायरेक्टली बहुत अच्छी बात बोल दी है उन्होंने। तो बहुत अच्छी लघु कथा है ये। एक और लघु कथा, छीटा कशी। अब अफसोस करने से क्या फायदा, जब मैं समझाती थी तो तू मेरी कहाँ बात मानता था, कह देता था चिंता मत किया कर, कुछ नहीं होगा। अब ले समाज से बाहर होने की नौबत आ गई। माँ का स्वर बहुत नाराजगी भरा है और वह चुपचाप बैठा है। जानता है कि इस वक्त एक शब्द भी बोलने से माहौल और बिगड़ सकता है। गलती ही ऐसी की है उसने। कितनी बार माँ ने समझाया, नजदीकी दोस्तों ने भी टोका, पर वो अपनी आदत से बाज नहीं आया। जब देखो तब किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर छीटाकशी करना, नेताओं का मजाक उड़ाने, उन पर टीका टिप्पणी करते करते नाते रिश्तेदारों तक आ गया। आज ये आदत उसे बहुत भारी पड़ गई है। नजदीकी रिश्तेदार के स्वर्गवासी पिता को लेकर ऐसी टिप्पणी कर बैठा है कि बवाल मच गया है। रिश्तेदार क्या, समाज के लोग भी थू थू कर रहे हैं। परिवार सहित उसके समाज से बहिष्कार की मांग तेजी पकड़ती जा रही है। हमेशा साथ खड़े होने वाले दोस्तों ने भी इस मामले में उससे किनारा कर लिया है। ऐसे में उसके कानों में अपने स्वर्गवासी पिता की बरसों पुरानी वह सीख गूंज रही है, किसी के बोलने से पहले शब्दों को जरा तोल भी लिया करो, पढ़ा लिखा है तू। और वाकई हम जब किसी को कुछ बोल देते हैं तो बिल्कुल तोल मोल के बोल होना चाहिए। हमें पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही बोलना चाहिए। आप किसी का भी कभी भी मजाक सामूहिक रूप से या किसी भी रूप से कभी नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख है लघु कथा के माध्यम से। एक और बहुत अच्छी लघु कथा है, दोस्ती। देखिए, जब रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होते हैं ना तो हम बहुत खुश रहते हैं, है ना, जान छिड़कते हैं, हमारे दोस्त हो या कोई भी रिश्तेदार। और फिर कभी कोई कड़वाहट आ जाती है, बोलना ही बंद कर देते हैं, ना समझते हैं उस चीज़ को, बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, अबोला हो जाता है, मन कड़वा हो जाता है। तो ये दोस्ती लघु कथा बहुत अच्छी सीख दे रही है। मोबाइल पर कॉल करूं या फिर केवल मैसेज ही डाल दूं? मोबाइल पर कॉल करूं या केवल मैसेज ही डाल दूं? क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी? कभी कॉल रिसीव नहीं हुआ तो?
मैसेज का जवाब नहीं आया तो और बुरा लगेगा मुझे। जन्मदिन है उसका आज, अगर शुभकामनाएं ना दी तो दूरियां और बढ़ न जाए कहीं। इसी उधेड़ बुन में सुबह से शाम होने आई। आखिर मेरा मन नहीं माना। गलतफहमी के चलते कुछ समय से बोलचाल बंद हुई तो क्या बचपन का दोस्त है अपना, जन्मदिन पर शुभकामना तो देनी ही चाहिए। यह सोचते हुए मैंने मोबाइल उठाया और शुभकामना संदेश टाइप कर उसकी ओर बढ़ा दिया। वह मेरे संदेश का जैसे इंतजार ही कर रहा था। 5 मिनट के भीतर मोबाइल की घंटी बज उठी। दूसरी ओर वह था। मैं कुछ कह पाता इससे पहले बोला, कोरी शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा। हर बार की तरह मिठाई लेकर जल्दी से घर आ, यहाँ तेरा इंतजार हो रहा है। मम्मी तो कितनी बार पूछ चुकी है, खुद कॉल करने वाली ही थी तुझे। मैं फौरन उठा, बाजार से उसकी मनपसंद मिठाई ली और पहुंच गया उसके घर। जैसे ही मैंने उसका और उसने मेरा मुंह मीठा कराया, रिश्ता पुरानी महक से महसूस करने लगा। बहुत अच्छी लघु कथा है और बहुत भावुक कर देती है लघु कथा मन को। अगर हमारा भी किसी के साथ ऐसा बोला है तो आगे बढ़कर जो है उस रिश्ते को पुनः महका लेना चाहिए। यह इस लघु कथा में हमें सीख मिलती है। तो बहुत अच्छी लघु कथा है। एक और बहुत अच्छी है, माखन। पुराने समय को याद करती हुई लघु कथा है। बाजार से लौटते वक्त माखन लेते आना। हाँ, थोड़ा ज्यादा लाना। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान को भोग लगेगा और प्रसाद भी बांटना होगा। वह जब बाजार के लिए घर से निकल रहे थे तभी पत्नी का स्वर गूंजा। उन्होंने हामी भरी और चल दिए। बाजार पहुंचकर डेयरी का माखन लेते वक्त उनको अम्मा की याद आ गई। गांव में अम्मा खटिया के पाए में मथनी बांधकर दही को मथती और ताजा माखन निकाल लिया करती थी। फिर जन्माष्टमी के दोपहर से रात तक उस माखन को हम माखन चोर भाइयों से बचाने के लिए कितने जतन करती थी। कितना तंगाते थे हम उपवासी अम्मा को, बार बार मक्खन के कटोरे के पास जाकर। फिर आधी रात को कान्हा के जन्म के बाद कितना सारा माखन और मिश्री खाने को देती थी अम्मा। कितना स्वाद रहता था उनके हाथ से निकले माखन में। पुरानी यादों में वह खो से गए थे। तभी डेयरी वाला बोला, माखन पैक करवा दिया है, और कुछ भी देना है सर? उन्होंने ना की और पैसे चुका माखन लेकर घर की ओर चल दिए। रास्ते भर सोचते रहे। जब तक अम्मा थी जन्माष्टमी पर माखन का मोल नहीं लाना पड़ा। माखन को कभी भी मोल नहीं लाना पड़ा। कभी कीमत चुकाकर उन्होंने माखन को नहीं लाया। माखन घर में ही बनता था। बहुत सुंदर लघु कथा है, वाकई में बहुत अच्छी लघु कथा है। ऐसे ही एक और बहुत अच्छी लघु कथा उन्होंने संबंधों पर, रिश्तों पर, समाज पर इतनी सुंदर लघु कथाएं लिखी है और भावुक कर देती। वो खुद भी एक भावुक और प्रवृत्ति के संवेदनशील व्यक्ति हैं और हमारा बहुत साथ रहा तो मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो जैसे वो है वैसी ही लघु कथाएं उन्होंने लिखी राखी। इस बार आने का मन तो नहीं था। भतीजा लेने पहुंच गया और जिद करने लगा तो मायके आई है। पहले राखी रक्षाबंधन पर आती थी तो खूब चहक थी। आज खामोश और गुमसुम बैठी है। जब भी कोई पुरानी बात छेड़ देता है तो बस रोने लगती है। माता पिता के गुजर जाने के बाद बड़े भैया उसका सबसे बड़ा सहारा थे। उनके रहते वह हमेशा निश्चिंत रहती। कुछ भी हो भैया को कॉल करो, सलाह और सहायता हाजिर। अब वह सहारा भी छिन गया है। सही में एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप के जाने के बाद भाई सहारा होते हैं, बहन सहारा होती है, और फिर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो वाकई में ऐसा लगता है अकेले हो गए। हॉल में लगी उनकी हंसती तस्वीर की ओर देख आंखों को नम पा रही है।
उसे लगता है मानो भैया हमेशा की तरह हंसते हुए मजाक में कहेंगे, गुड़िया तू कितनी भी महंगी राखी और मिठाई ले आ, मैं साड़ी सस्ती ही देने वाला हूँ तुझे। इस बीच भतीजे का स्वर गूंजता है, मम्मी आज मार्केट चले जाओ, बुआ जी की पसंद की साड़ी उन्हें दिला लाओ, उसी दुकान से साड़ी लाना जहाँ से पापा लाते थे। यह सुन वह भाभी से लिपट जाती। कितनी मार्मिक और सुंदर लघु कथाएं हैं। हम महिलाएं तो शायद हमारी आंखों में आंसू ही आ जाएंगे ऐसी लघु कथाएं मतलब सुन के। तो बहुत अच्छी लघु कथा है। एक और बहुत अच्छी लघु कथा है, माफ़ करना सर्दी भी बहुत हो रही है तो थोड़े से शायद बोलने में भी वो हो। तो दो रंग, बहुत अच्छी लघु कथा है ये भी। इस मौसम की पहली आंधी बारिश में राधे श्याम जी घर की बालकनी में कुर्सी डालकर बैठे हैं। छत से पोता पोती की चहक सुनाई दे रही है। वह पहली बारिश में भीगने का मजा ले रहे हैं। कुछ ही दूर खाली प्लाट पर बनी झोपड़ी पर उनके घर की काम वाली का बेटा बारिश के बीच प्लास्टिक बांधने में जुटा है। राधे श्याम जी की बूढ़ी आंखें जीवन के दो रंग देख बरस पड़ी है। उन्हें याद आ रहा है बचपन का वह दिन जब पहली बारिश में गांव में कच्चे मकान की छत आंधी ले उड़ी थी। कितना रोए थे वे माँ के संग। वाकई में कितनी सुंदर लघु कथा है कि जो है पहले जो कष्ट में जीवन बिताया हो और कभी सामने वो जीवन फिर से हम देख लें तो वाकई कितना कष्ट होता है। ये बात सही है। तो बहुत ही बढ़िया लघु कथा। एक और बहुत अच्छी लघु कथा है। लघु कथाएं तो सभी इतनी अच्छी है कि कौन सी पढ़ूं कौन सी नहीं पढ़ूं, मैं खुद असमंजस में थी कि कौन कौन सी लघु कथाएं पढ़नी चाहिए। इसमें से समय, ऊंचे पद पर थे तब उनके पास समय नहीं रहता था। मिलने के लिए दोस्तों रिश्तेदारों को भी समय लेना पड़ता था। किसी आयोजन में अतिथि बनने की मंजूरी देने से पहले वह चयन प्रक्रिया अपनाते थे। शादी ब्याह में चुनिंदा जगह नजर आते थे। किसी की अंतिम यात्रा में नहीं जाते थे। शोक बैठक में भी साल में एक आध बार ही दिखते थे। अब उनके पास पद नहीं है और समय भरपूर। कोई उनसे मिलने को समय नहीं मांगता और ना कोई अतिथि के रूप में बुलाने को तैयार। अखबार पढ़कर आयोजनों में श्रोता के रूप में पहुंच जाते हैं। घंटों वहां बैठते हैं, सबसे मिलते हैं और आयोजकों से बार बार कहते हैं, आप तो भूल ही गए, हम ही चले आते हैं। शादी ब्याह के जो कुछ आमंत्रण आते थे वहाँ पूरे समय उपस्थिति देते हैं। अंतिम संस्कार और शोक बैठक में भी उनकी मौजूदगी 100% रहने लगी है। राजकुमार जी अब बेहद सामाजिक और व्यवहारिक होना या दिखना चाहते हैं, पर खुद ही महसूस कर रहे हैं कि वह समय को चूक गए हैं। वाकई में मैंने देखा है, मैंने भी यह देखा है ऐसे लोगों को जो ऑफिसर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी कोई पूछ परख नहीं रही है और वो पहले बहुत रिजर्व रहे हैं और अब सोशल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाकई यही पीड़ा रहती है। पहले से ही सोशल होना चाहिए व्यक्ति ने, ये बात सही है। पुरस्कार, एक और लघु कथा। ये लघु कथा बहुत अच्छी है। देखिए, जो हम जिस साहित्य की दुनिया में हैं, या साहित्य क्या और भी जो क्षेत्र है, पर हम साहित्य की दुनिया में हैं तो शायद हमें ये समझना चाहिए, हम सम्मान ले रहे हैं या जो भी हमें जो प्रसिद्धि मिल रही है तो हमें घमंड नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। और मैं देखती हूँ कि बहुत लोगों को घमंड हो जाता है इस चीज़ का कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही, अरे हमारे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। ये भी मैंने कहते सुना है। और ये भी कहते सुना है, अरे हमारा उससे क्या, वो सामने वाले से हमारी उससे क्या बराबरी,
ऐसे भी कहते सुना है कि अरे हम वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता, तो ये बहुत गलत बात है। आप ये वाली ज़रूर सुनिए कि कितनी अच्छी लघु कथा है ये। अजय के घर आज खुशी का माहौल है। वह तो बधाई स्वीकार करने में जुटा ही है, घर वाले भी पीछे नहीं है। ऐसा आखिर क्यों ना हो, उसे पहली बार इतना बड़ा पुरस्कार मिलने की घोषणा जो हुई है। वह सबको यह बताने में लगा है कि यह पुरस्कार उसने अपने गुरु शर्मा जी को पछाड़ कर पाया है। घर वाले भी यह कहने से नहीं चूक रहे। गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गया। यह मैंने भी सुनी है ये बात। हाँ, 7 दिन बाद पुरस्कार वितरण समारोह में अजय परिजन और दोस्तों के साथ पहुंचा है। यहाँ भी लोगों से बधाई स्वीकारने में जुटा है। शर्मा जी की उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहा है। समारोह शुरू हुआ और प्रारंभिक औपचारिकता के बाद मुख्य निर्णायक पुरस्कार चयन के बारे में बताने के लिए मंच पर आए। बोले, पुरस्कार की दौड़ में शर्मा जी इतने आगे थे कि पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। हमने उन्हें चुना और जब फैसले की जानकारी दी तो उन्होंने कहा, नहीं, यह पुरस्कार किसी युवा को दिया जाना चाहिए ताकि उसका हौसला बढ़े। तब हमने अजय का चुनाव किया। उनके ऐसा बताते ही पूरा सभागृह शर्मा जी के सम्मान में तालियों से गूंज उठा। अजय लपक कर गुरु के पास पहुंचा और चरण पकड़कर रो दिया। ये सुंदर लघु कथा है वाकई में, और बहुत शिक्षाप्रद है। जो हमारे क्षेत्र में जो हम हैं, तो अगर आप इस लघु कथा को ध्यान में रखेंगे तो आप जीवन भर ध्यान रखेंगे कि किसी भी सम्मान आपको जो मिल रहा है और जो भी आपको जो पद प्रतिष्ठा मिल रही है उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। एक है ना, पिता के ऊपर लिखी हुई लघु कथा बहुत भावुक कर गई है। बहुत अच्छी लघु कथा है, बटुआ। बाबूजी सख्त मिजाज थे और बहुत अनुशासन प्रिय भी। मेरी उनसे कभी पटरी नहीं बैठी। मुझे याद नहीं कभी उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ भी फेरा हो। अपने पिता के बारे में यह बातें बच्चों को सुनाते रत्नेश को याद आया, बाबूजी का बटुआ जिसे बिना पूछे छू लेने पर वह खूब नाराज होते थे, कहाँ गया? बाबूजी के गुजर जाने के बाद कभी नजर नहीं आया। बातें छोड़ रत्नेश तुरंत उसकी तलाश में जुट गया। बहुत ढूंढा, तब पुराने कुर्ते की जेब में बटुआ मिला। जब खोला तो उसमें कुछ रुपए और उसकी हर उम्र के 5 छोटे फोटो थे। सभी फोटो के पीछे बाबूजी ने लिख रखा था, मेरा प्यारा बेटा। यह पढ़कर रत्नेश की आंखें आंसुओं से तरबतर हो गई। लघु कथाएं जो है वो हमें बहुत भावुक तो कर देती हैं, और कुछ लघु कथाएं तो बिल्कुल दिल के अंदर उतर जाती हैं। तो ये वैसी ही लघु कथा, पिता पर लिखी हुई। तो और अक्सर होता ही होगा ये, तो और बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ये। तो जो है पिता के जाने के बाद जब हमें उनके बारे में पता चलता है, कहीं से भी पता चले, तब हमें समझ में आता है कि पिता की क्या कीमत है, क्या मोल है ना। तो ये वैसी ही लघु कथा थी, बहुत अच्छी, निशब्द कर देने वाली लघु। एक और लघु कथा, मजबूरी। लंबे अंतराल के बाद विजय शहर से अपने गांव आया है। बस अड्डे से घर उन्हीं राम स्वरूप दादा के हाथ रिक्शे पर सवार होकर जा रहा है, जो बचपन में उसे स्कूल ले जाया करते थे। देख और सोच रहा है कि गांव में बहुत कुछ बदल गया, पर दादा का रिक्शा और हाल नहीं बदला। बहुत सोचने के बाद पूछ ही लेता है, दादा बहुत उम्र हो गई है, अब भी हाथ रिक्शा? फिर आपका बेटा भी तो शहर में अच्छी कमाई कर रहा है ना? भारी आवाज में जवाब आता है,
गांव से शहर गए बच्चों का हाल तो तुम जानते ही हो। विजय मानो सकपका गया। उसे 70 वर्षीय पिता का खेत में काम करता चेहरा याद आ गया। कितनी बढ़िया लघु कथा है। मतलब आखिरी के जो शब्द है ना, खेत में काम करते 70 वर्षीय पिता का चेहरा याद आ गया, वो हमारे दिल को, हमारे हृदय को एकदम से झकझोर देती कि वो उस जिस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो वो खुद भी तो वही है कि वो भी अपने पिता को छोड़ के शहर चला गया और पिता जो है खेत में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी लघु कथा। टूट। बचपन की पाठशाला की इमारत टूट रही है। जब से यह खबर लगी है वह खुद को टूटा सा महसूस कर रहे हैं। इस इमारत और यहाँ की यादों से उनका अटूट नाता जो है आज तो उनसे रहा ही नहीं गया। पोते के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। बता रहे हैं उसे, वह जो दाएं से तीसरे नंबर का कमरा है ना, जो अभी नहीं टूटा, वहाँ मेरी पहली कक्षा लगती थी। बताते बताते उनकी आंखें डबडबा जाती है और आवाज़ भर्राने लगती है। तभी वहाँ मौजूद ठेकेदार का इमारत गिराने वाले मजदूर के लिए स्वर गूंजता है। वह जो तीसरे नंबर का कमरा है ना, उसे अब सबसे आखिर में हाथ लगाएंगे अपन। वाकई में मतलब जो हम बचपन में जिस पाठशाला में पढ़े हैं, जिस घर में रहे हैं, जिस गांव में, जिस शहर में या जिस जगह पर रहे, उससे हमारा एक अटूट संबंध बन जाता है। मुझे याद है मैं इंदौर के बाल निकेतन स्कूल में पढ़ी हूँ और बरसों बाद अभी वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था तो मैं गई थी। अब यकीन नहीं मानोगे, अंदर घुसते से और जो पहली कक्षा थी मेरी, मैं 7वीं 8वीं तक पढ़ी, और जो हर कमरा था मैंने वहाँ जा के देखा, उसे महसूस किया, और मतलब मेरे अंदर की भावनाएं मैं नहीं बता सकती कि क्या थी। और जब मैंने ये वाली लघु कथा पढ़ी तो मुझे वो सब याद आ गया और मन भावुक हो गया एकदम। तो बहुत सुंदर मतलब लघु कथा है। एक माँ पर स्नेह वाली लघु कथा भी उन्होंने बहुत जो आखिरी में लिखी है, माँ के स्नेह पर लिखी उन्होंने। छुट्टी खत्म हो चुकी है। दीपक का आज रात की ट्रेन से रिजर्वेशन है। गांव से अपने कार्य क्षेत्र शहर लौटने से पहले वह बाहर बैठा दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है। इधर किचन में माँ अनीता उसे साथ बांधने के लिए मीठा नमकीन बनाती हुई बड़बड़ा रही है। 4 दिन को आता है साल भर में, और 4 घंटे भी मेरे पास नहीं बैठता। कह दूंगी इस बार, इतने कम दिन की छुट्टी मिले तो आया ही मत कर। ऐसे आने का आखिर फायदा ही क्या। इस सब के बीच शाम ढलती है और दीपक की रवानगी की बेला नजदीक आ जाती है। पिता और छोटे भाई के साथ वह खाने बैठा है। माँ गर्मा गर्म खाना परोस रही है। दीपक उससे बार बार कह रहा है, तू भी साथ खा लेना, बाद में खा लूंगी। यह कहकर अनीता टाल रही है। दीपक जानता है उसके जाने के बाद माँ आज खाना नहीं खाने वाले। खाना जल्दी खत्म कर तीनों फौरन उठते हैं क्योंकि बाहर से रिक्शे वाले ने आवाज़ दे दी है, जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो गया है बाबूजी। अनीता तत्काल नाश्ता पैक कर दीपक के बैग में रखती है। छोटा भाई बैग उठाता है। दीपक माँ के चरण छूकर तेजी से निकल जाता है। दरवाजे से पलटकर भीतर झांकने का साहस करता है तो आंखों से गालों पर ढुल आए खूब सारे आंसू पोंछती माँ नजर आती है। ये जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और जो माँ मतलब तो जो माँ का जो भाव रहता है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया और उसको जो है लघु कथा में उन्होंने डाला। एक बहुत बढ़िया लघु कथा मुझे लगी, वो भी माँ की। बहुत अच्छी लघु कथा है। हम मतलब ये आजकल की पीढ़ी के को समझना चाहिए, ऐसी लघु कथा है। यह ज्यों नहीं, यह ज्यों नहीं, इसका शीर्षक भी बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ कैसा लगा वह शहर।
अपने शहर में तो बहुत बड़ा, अपने शहर से तो बहुत बड़ा होगा ना, चकाचौंध भी खूब होगी। जिस काम से गए हो उसके पूरे होने के कुछ आसार दिख रहे हैं या नहीं? बाहर गए पति से फोन पर वो बतिया रही है, यहाँ वहाँ की बातों में कोई आधा घंटा बीत गया। तभी उसे याद आया, सासू माँ ने कहा था उसका फोन आए तो 2 मिनट मेरी भी बात करा देना बहू। मम्मी, इनका फोन है, ये कहते हुए उसने फोन उन्हें थमा दिया। माँ ने सिर्फ इतना ही पूछा, वहाँ रहने खाने की ठीक व्यवस्था मिली कि नहीं? खाना खा लिया बेटा? उनके ऐसा पूछने के बाद बहू बहुत देर तक यह सोचती रही, मैंने सब कुछ पूछा, आखिर यह क्यों नहीं? बहुत सुंदर लघु कथा है। पत्नी ने सारी बातें कर ली थी, लेकिन वो आजकल की पीढ़ी है, वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही। चकाचौंध होगी, शहर बड़ा है, कि जिस काम से गए पूरे होने के आसार है कि नहीं, सब कुछ बोल लिया और भी बतिया ली। लेकिन माँ ने सिर्फ इतना पूछा कि वहाँ रहने खाने की ठीक व्यवस्था हुई कि नहीं, और बेटा तूने खाना खा लिया कि नहीं। तब बहू को ध्यान आया कि मैंने ये शब्द क्यों नहीं बोले। बहुत बढ़िया लघु कथा, वाकई बहुत अच्छी लघु कथा है। और एक लघु कथा और हम ले लेते हैं, है ना। उनकी सभी लघु कथाएं बहुत अच्छी है। मंगल मूर्ति, ये हम मंगल मूर्ति लघु कथा, आखिरी लघु कथा। आप अब मूर्ति बनाना छोड़ क्यों नहीं देते? कितनी मेहनत करते हैं, हाथ आखिर आता ही क्या है? पिछले 2 साल से तो कुछ ठीक बचत भी नहीं हुई। मूर्तिकार परिवार का बेटा आज सुबह से कई बार यह बात बोल चुका है। गणेश चतुर्थी नजदीक आ गई है। उसके माता पिता मूर्तियों को आकार देने में, अंतिम आकार देने में इतने मग्न हैं कि उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उसे लगता है शायद दोनों के कानों तक उसकी बात बराबर नहीं पहुंची। सो वह तेज आवाज में कहता है, मेरी बात को आप सुनते और समझते क्यों नहीं? मूर्ति बनाने से अब फायदा क्या? इतनी अच्छी सरकारी नौकरी लग गई मेरी, दाल रोटी की कोई चिंता भी नहीं बची अब तो। इस बार माँ भड़क जाती है, उससे भी तेज आवाज में कहती है, चुप, एकदम चुप, मूर्ति को लेकर एक शब्द मत निकालना। अब 4 क्लास ज्यादा क्या पड़ गया, लगा ज्ञान बघारने। माँ को इस रूप में देख बेटा सकपका जाता है। मूर्ति को रंग देते पिता ने इस बीच लंबी सांस खींची, फिर उनका स्वर गूंजा, हमारे पास आज जो कुछ है सब इनका ही दिया है, सिर्फ मूर्ति नहीं, यह मंगल मूर्ति है बेटा। आप भाव समझिए, इसमें आध्यात्मिक भाव तो है, कि धार्मिक भाव है कि हम भगवान की मूर्ति बनाई है हमने, और जो कुछ तुम आज सरकारी नौकरी में या हमारे घर में जो कुछ है वो भगवान की दया से। और दूसरा ये कि इन मूर्तियों को बनाने से हमारा जो जीवन यापन हुआ है, हमारा जीवन चला है, उससे ही तुमने पढ़ाई की है और तुम आगे बढ़े हो। तो दोनों ही बातें जो है इसमें समाहित है। और कितना सुंदर आखिरी में शब्द है कि यह मूर्ति नहीं, मंगल मूर्ति है बेटा। बहुत सुंदर लघु कथा। तो ये थी आदरणीय मुकेश तिवारी जी की लघु कथाएं, आम के पत्ते और प्रथम पुष्प। आशा है आप सबको यह बहुत अच्छी लगी होंगी लघु कथाएं। और इन लघु कथाओं से मैं कहती हूँ आने वाली पीढ़ियों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, जो सुन रहे हैं, और जो लघु कथाएं लिख रहे हैं उन्होंने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और ऐसी लघु कथाएं जो हैं, मैंने पहले भी बोला था कि मैंने जो भी वरिष्ठ लोगों की लघु कथाएं पढ़ी है वो एक कार्यशाला की तरह होती है। और हमारे विचार प्रवाह में भी अगर कार्यशाला होती है तो हम जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिसमें मुकेश भैया है और सिसोदिया भैया है और सुषमा दुबे जी हैं, जिन्होंने भी लघु कथा संग्रह जिनके निकले हैं, उनकी लघु कथाओं से हम कार्यशाला
ज़रूर एक बार चलानी चाहिए और सिखाना चाहिए कि लघु कथाएं किस तरह लिखी जानी चाहिए। तो यह लघु कथाएं आपने सुनी और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी बार काफ़ी लोग आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाई हूँ क्योंकि लघु कथाएं पढ़ना आधे घंटे में, और जहाँ तक हो सके मैंने अधिकतर लघु कथाएं पढ़ी है और मुझे तो लग रहा था सभी पढ़ूँ, तो ये तो संभव नहीं है। तो मैं अब आप लोग सब लोगों से आज्ञा चाहती हूँ, विदा चाहती हूँ। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, फिर एक रचनाकार के साथ इंदौरी चर्चा में। आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।